जय हिंद। एक बार फिर आपका अपना चैनल सिग्मा आर्ट्स क्लासेज बिरौल में स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग समझेंगे अध्याय 10 जो हिंदी के छात्र और छात्रा 12वीं के लिए अति महत्वपूर्ण है। और अध्याय 10 का नाम है जूठन, जिसके लेखक नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। और इस लेक्चर के माध्यम से हम सब जूठन पाठ का सारांश को समझने का प्रयास करेंगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा रचित जूठन एक आत्मकथा है। तो ध्यान रखना है कि जूठन जो है वाल्मीकि जी के द्वारा रचित एक आत्मकथा है। जूठन क्या है, जूठन से किसे कहें, जूठन से आप क्या समझेंगे। जूठन जब किसी पार्टी फंक्शन में या किसी भोज के बाद पात्र या किसी बर्तन में खाने के बाद थाली में जब कुछ खाने के बाद छोड़ दिया जाता है तो जो छूट जाता है, खाना जो छूट जाता है उसे ही जूठन कहा गया। और वाल्मीकि जी अपने इस अध्याय में अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लम्हे बचपन के बारे में उल्लेख किया है। चूँकि जब वाल्मीकि जी बालक थे तो इनकी दाखिला सरकारी स्कूल में की गई थी। चूँकि इनके परिवार वालों के पास उतनी रुपए पैसे नहीं थे और इनके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय थी, जिसके कारण इनका जो दाखिला हुआ, इनका जो नामांकन किया गया सरकारी स्कूल में ही किया गया, जहाँ के प्रधानाध्यापक कालीराम इन्हें पढ़ाने के बजाय झाड़ू लगवाने का काम दिया करते थे। जब बालक वाल्मीकि जी जब बचपन में स्कूल जाया करते थे तो उन्हें पढ़ाने के बजाय कालीराम के द्वारा झाड़ू लगवाने का काम दिया जाता था। और दो दिन तक झाड़ू लगवाने के बाद जब तीसरे दिन झाड़ू बालक के द्वारा लगवाया जाता है तो इसी बीच इनके पिता जब स्कूल के रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो अपने बच्चे वाल्मीकि को देखते हैं कि ये झाड़ू लगा रहा है। तो और उसके बाद जब बच्चा का जब नज़र अपने पिता पर पड़ता है तो वह अपने पिताजी को देख करके फूट फूट कर रोने लगते हैं, फपक फपक कर रोने लगते हैं कि मेरी यह दशा है। इस घटना से यह साबित होता है कि बच्चा जो निम्न जाति का था तो कालीराम के द्वारा उससे झाड़ू लगवाने का काम सौंपा गया। और उसके बाद जब बच्चा झाड़ू लगवाने का उसको मन नहीं था तो फिर भी ज़बरदस्ती उससे झाड़ू लगवाया जाता था। और झाड़ू अगर बच्चा नहीं लगाता तो उसे यहाँ तक कि कालीराम के द्वारा पीटा भी जाता था, घसीट करके बरामदे पर धकेल दिया जाता था, धक्का मार दिया जाता था, गिरा दिया जाता था, उसके शरीर के साथ बद से बदतर व्यवहार भी किया जाता था। ओम प्रकाश जी बताते हैं कि जब उसकी माँ मेहनत मजदूरी के साथ 8-10 तगाओं के बदले साफ सफाई की काम किया करती थी। इनकी माँ और माँ के साथ साथ इनकी जो बहन है, वाल्मीकि जी की बहन है, बड़ी भाभी, यहाँ तक कि चाचा भी इस काम में 8-10 तगाओं के बदले में साफ़ सफाई का काम करते थे, रुपये पैसे के बदले में साफ़ सफाई का काम करते थे, अर्थात जूठन साफ करने के इसके पूरे परिवार वाले काम किया करते थे। और उसके बदले में जो कुछ भी वाल्मीकि जी के परिवार वाले को मिल जाते थे उसी से इनका घर का गुजारा चलता था, उसी से इनकी घर की स्थिति बनी रहती थी। और वाल्मीकि के बड़े भाई सुखबीर तगाओं के यहाँ वार्षिक नौकर की तरह काम भी किया करते थे। ओम प्रकाश जी की घर की स्थिति इतनी दयनीय थी कि एक एक पैसे के लिए प्रत्येक परिवार के सदस्य को खटना पड़ता था। जी, जब तक इसके परिवार वाले काम नहीं करते, एक दिन भी बैठते तो उसको खाना यहाँ तक नसीब नहीं हो पाती थी। इसलिए यही कारण है कि इसके सभी परिवार के जितने भी सदस्य थे सबको अपने पापी पेट को पालने के लिए खटना पड़ता था, दूसरे घर में जा कर के बर्तन मांजना पड़ता था, झाड़ू पोछा लगाना पड़ता था। यहाँ तक कि लेखक को कभी मरे हुए पशुओं के खाल उतारने का काम करना पड़ता था, क्योंकि बेबसी, लाचारी और गरीबी इंसान को कहाँ से क्या करवाती है, उसका ही असर लेखक के बचपन पर भी पड़ा। एक दिन ब्रह्मदेव तगा के बैल जो वाल्मीकि जी के पड़ोसी थे तो
ब्रह्मादेव तगा के बैल खेत से लौटते समय पछाड़ खाकर गिर गए और रास्ते में ही इसकी मृत्यु हो गई। तो दुर्भाग्य से उस दिन लेखक के पिता घर पर नहीं थे और उस समय लेखक मात्र 9वीं कक्षा का ही छात्र था। इधर माँ परेशान थी कि इस अब ब्रह्मादेव तगा के पास के बैल को खाल कौन उतारेगा। इधर ब्रह्मादेव तगा बोल रहे थे, समाज देते थे, सूचना देते थे कि जितनी जल्दी हो सके इस बैल के खाल मतलब कि निकाल लो, बैल को यहाँ से ले जाओ। मरे हुए बैल के शरीर से कौन खाल निकालेगा, यही सोच करके उसकी माँ, लेखक की माँ परेशान हो गई थी। तब लेखक की माँ ने लेखक तथा लेखक के चाचा से कहा कि आप दोनों जाकर के मरे हुए बैल के शरीर से खाल निकाल करके ले आओ। चूँकि खाल इसलिए निकाला जाता था क्योंकि खाल निकाल करके इनकी आर्थिक मुनाफा हो पाती थी और इन्हीं से इसका घर चलता था। तब दोनों चाचा भतीजा मरे हुए बैल को लेकर जाते हैं और बैल के खाल निकालने के बाद घर वापस लौटते हैं। चूँकि घर पहुंचने के दरमियान रास्ते में ही लेखक के सरकारी स्कूल भी पढ़ता था और जहाँ के बच्चे उसे देख करके उसका मजाक भी उड़ाते थे। तो लेखक के सिर से लेकर जब बैल के खाल निकाल करके लेखक अपने चाचा जी के साथ घर पहुंचते हैं तो लेखक के पाँव से लेकर के सिर तक गंदगी भरी पड़ी रहती है। यहाँ तक कपड़ों पर खून के धब्बे भी पड़े रहते हैं। और इस दृश्य को देख करके लेखक की भाभी ने लेखक की माँ से बोली कि चाहे कुछ भी हो जाए हम भूखे रह लेंगे, लेकिन इसे इस गंदगी में नहीं धकेलेंगे। इस बात को सुनकर लेखक भाव विभोर हो जाता है। अर्थात अपनी दयनीय स्थिति को देख करके लेखक भाव विभोर हो जाता है कि काश मेरी भी घर की स्थिति ठीक रहती तो मुझे भी इस प्रकार का काम, घिनौना काम नहीं करना पड़ता, बैल के चमड़ा नहीं निकालना पड़ता। तो ध्यान ये रखना है कि इस सारांश के माध्यम से लेखक यह स्पष्ट करना चाहता है कि गरीबी, असहाय और दयनीय स्थिति इंसान को क्या तक नहीं करवाता है। विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटना घटती है। क्योंकि जब बचपन में जब लेखक विद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो विद्यालय के जो हेडमास्टर होते हैं कालीराम, तो लेखक के साथ बड़ी हृदय विदारक घटना करती है। अर्थात विद्यालय के प्रधानाध्यापक लेखक को बालक नहीं समझता है, उसे नीची जाति को कामगार समझता है। अर्थात उस समाज की स्थिति को दर्शाता है कि जो समाज में निम्न वर्ग के लोग होते हैं, नीची जाति के लोग होते हैं, वही झाड़ू पोछा लगाने का काम करेगा। यही इसका भी असर लेखक के भी जीवन पर पड़ा, जिसके कारण लेखक को नीची जाति समझ करके उससे झाड़ू पोछा लगवाने का काम कालीराम के द्वारा करवाया जाता था और इससे विद्यालय के संपूर्ण मैदान की भी सफाई करवाने का आदेश देता था। जब 2-3 दिन तक लेखक विद्यालय के संपूर्ण मैदान की सफाई कर देते हैं तो तीसरे दिन लेखक कक्षा में जब पढ़ने के लिए चले जाते हैं तो उसी बीच कालीराम विद्यालय के प्रधानाध्यापक लेखक के पास जाता है और लेखक की गर्दन दबोच लेता है तथा कक्षा के बाहर लाकर बरामदे पर उसे पटक देता है और बहुत मारता पीटता है। किन बातों को सोचकर लेखक के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं। लेखक जब अपने बीते जीवन में किए जाने वाले काम और उस काम के बदले मिलने वाले मेहनताने को याद करता है और अपने कांटे भरे बीते जीवन के दिनों के बारे में सोचता है। चूँकि लेखक जब बड़ा हो जाता है अर्थात उसकी उम्र ढल जाती है और लेखक एक उच्च पद पर कार्य करने लगता है तो लेखक की अपनी बचपन की याद, अपनी बचपन में होने वाली घटना को उसकी आँख को याद करके उसके आँख से आंसू बहने लगते हैं। एक समय लेखक के दिन में ऐसा भी पल आया था और उस पल में लेखक को यहाँ तक कि भोजन के लिए
जूठी पतलों को भी उठाना पड़ता था। इन्हीं सब बातों को सोचकर लेखक के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं। घर पहुंचने पर लेखक को देखकर उसकी माँ क्यों रो पड़ती है। कोई भी माँ अपने बालक के दीनहीन स्थिति को देखना पसंद नहीं करेगी। उसका भी असर यही हुआ। और वाल्मीकि जी जब बैल के खाल निकालने के बाद जब लेखक अपने घर को पहुंचते हैं तो लेखक के सिर से लेकर पांव तक गंदगी भरी पड़ी रहती है, अर्थात उसका शरीर और उसके कपड़े सभी गंदगी से भरा पड़ा रहता है तथा लेखक के कपड़ों पर खून के धब्बे देखकर लेखक की माँ अपनी बेबसी, लाचारी और अपनी गरीबी पर रोने लगती है और कहती है कि कुछ भी हो जाएगा, हम सभी नमक रोटी ही खा करके ज़िंदगी काट लेंगे, लेकिन अपने लाडले को इस घृणित पैसे में कभी नहीं धकेलेंगे। यही कारण है कि माँ अपने बच्चे को इस स्थिति को देख करके रोने लगती है। लेखक की भाभी क्या कहती है? लेखक की भाभी ने लेखक की माँ से कहा, कुछ भी हो जाए हम भूखे रह लेंगे, इसे इस गंदगी में नहीं धकेलो, अर्थात इस प्रकार के जूठन साफ करना या बेल के खाल को उतारने का काम करवाना इस बच्चे से नहीं करवाओ। और इस बात को सुनकर लेखक के मन पर गहरा असर पड़ता है, क्योंकि लेखक तो बच्चा होता है और इस प्रकार के काम लेखक की माँ और भाभी भी नहीं करवाना चाहती है। भाभी के इस शब्द में कई संवेदनाएं मौजूद थी, जिसके कारण ही आज लेखक अपने जीवन की ऊंची ऊंचाई पर भी पहुंच जाता है। वाल्मीकि जी का जन्म 30 जून 1950 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के बरला गांव में हुआ था। आपको ऑब्जेक्टिव याद रखना है कि 1950, अगर 30 जून याद नहीं रहेगा 1950 भी याद हो जाएगा तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ओम प्रकाश जी की दलित आंदोलन से जुड़े कथाकार थे। ओम प्रकाश जी किस प्रकार के आंदोलन के कथाकार थे? तो दलित आंदोलन, क्योंकि ओम प्रकाश जी दलित जाति से संबंधित थे, इसलिए यही कारण है कि दलित जाति के उद्धार के लिए ओम प्रकाश जी रचना लिखना आरंभ किए थे कि समाज में दलित जाति का भी हक है, जितना अन्य जाति का हक है उतना समाज में निम्न जाति का भी हक है। इसलिए दलित आंदोलन के उत्थान के लिए ओम प्रकाश जी लिखा करते थे। जूठन वाल्मीकि जी के द्वारा रचित एक आत्मकथा है। ओम प्रकाश जी के द्वारा मेघदूत नामक नाट्य संस्था की स्थापना की गई थी। आपको ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेघदूत नामक नाट्य संस्था की स्थापना किसने की थी? तो आपको ध्यान रखना है कि ओम प्रकाश। अगर ओम प्रकाश याद नहीं रहेगा, कभी कभी ऑप्शन में वाल्मीकि भी दिया रहता है, तो इस बात को भी क्लियर करके आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में बैठना है। ओम प्रकाश जी के हेडमास्टर का नाम क्या था? इससे पहले भी चर्चा किया गया कि ओम प्रकाश जी के हेडमास्टर का नाम कालीराम था। दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। जूठन राजनीतिक चेतना की रचना है। जूठन क्या है? तो राजनीतिक चेतना की रचना है। अब और नहीं, किसकी रचना है? किसकी रचना विद्या कविता है? तो आपको ध्यान रखना है ओम प्रकाश वाल्मीकि। लेखक की माँ ब्रह्मादेव के यहाँ काम क्या करती थी? ये भी अति महत्वपूर्ण है। लेखक की माँ किसके यहाँ काम क्या करती थी? लेखक की माँ, लेखक की भाभी तो ब्रह्मादेव तगा के यहाँ काम क्या करती थी? सुरेंद्र सिंह सुखदेव तगा त्यागी के पोता था। सुरेंद्र सिंह किसके पोता था? तो सुखदेव त्यागी के पोता था। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन थे? तो ध्यान रखना है कि वाल्मीकि जी के द्वारा सलाम कहानी संग्रह लिखी गई थी। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि किस विषय से एमए किए थे? तो आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हिंदी विषय से एमए किए थे। जितनी भी चर्चा इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से किया गया, जूठन पाठ से संबंधित जितने भी सारांश और वस्तुनिष्ठ प्रश्न मेरे द्वारा समझाने का प्रयास किया गया, आप अगर इतना भी याद कर रख लेते हैं, बार बार इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो आपको इस पाठ से संबंधित किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को लेकर के। अध्याय 11 हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिसके लेखक का नाम है मल्यज। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए।
जय हिंद, जय भारत।